नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत। किसी ने खूबसूरत पंक्तियां लिखी है, युद्ध नहीं है जिनके जीवन में, युद्ध नहीं है जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़े होंगे या फिर रण से भागे होंगे। साथियों, परीक्षा भी एक युद्ध के समान है, एक रण के समान है। हमें इस परीक्षा रूपी रण को ना तो छोड़ना है और ना ही अपनी तैयारी के प्रण को तोड़ना है। हमें कोशिश करनी है और कोशिश से याराना करना है ताकि हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकें। और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने, आपके परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए एलएम ज्योग्राफी लेके आया है यहां एक सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम स्पेशल एमसीक्यूज के बारे में, वर्तमान के बदलते परीक्षा पैटर्न में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे ताकि आपने जो भी तैयारी की है उसका मूल्यांकन कर सकें और उसमें यदि किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो उसका सुधार कर सकें, ताकि परीक्षा में गलती ना हो, परीक्षा में हमारा कोई प्रश्न गलत नहीं हो और हम सफल हो जाएं, हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, हम अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकें। और इसी उद्देश्य से शुरुआत करते हैं आज इस एमसीक्यू सीरीज का, जिसमें हम भारत के भूगोल से संबंधित जो हमारे सिलेबस के टॉपिक हैं उसमें सबसे पहले जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है भारत की वनस्पति। भारत की वनस्पति को मैंने क्यों पहला टॉपिक लिया है, क्योंकि भारत की वनस्पति को लेके बात करें तो 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 का प्रकाशन 21 दिसंबर 2024 को किया गया। तो निश्चित रूप से यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अब आप प्रश्न दो तरीके से पूछे जाएंगे, या तो हमें 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों के आधार पर पूछे जाएंगे, या फिर 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 में वनों का जो वितरण दर्शाया गया है उस वितरण के आधार पर पूछे जाएंगे, या फिर हमें भारत की वनस्पति के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए कि 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र है ए 21.76%, बी 25.17%, सी 25.32%, डी 26.50%। अब देखिए समझना, जब हम 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट की बात करें अठारहवीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023, जिसका प्रकाशन 21 दिसंबर 2024 को किया गया। इस 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट में जो आंकड़े हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें मुख्य रूप से जो आंकड़े हैं उनमें पहला जो आंकड़ा है वह है भौगोलिक वन क्षेत्र है। दूसरा
वृक्ष आवरण क्षेत्र है। तीसरा झाड़ी वन क्षेत्र है। चौथा मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र है। और पांचवा बांस धारिता क्षेत्र, यानी कि यहां 5 आंकड़े हमें पूछे जाए। इन 5 में से कोई भी 1 या 2 आंकड़े पूछे जाते हैं। अब सबसे पहला है कि भौगोलिक वन क्षेत्र, कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक वन क्षेत्र है। तो जब हम भौगोलिक वन क्षेत्र की बात करते हैं तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। दूसरा बात करते हैं अपन वृक्ष आवरण क्षेत्र की। तो वृक्ष आवरण क्षेत्र 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है। 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद तीसरा है झाड़ी वन क्षेत्र। जो झाड़ी वन क्षेत्र है वह लगभग 43,623 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद है मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र, यह लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद है बांस धारिता क्षेत्र, जो कि लगभग 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर। अब सेकेंड पॉइंट कि यह जो वन क्षेत्र है, यह भौगोलिक वन क्षेत्र, यह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखना 21.76% है। 21.76% है। उसके बाद है वृक्ष आवरण क्षेत्र। वृक्ष आवरण क्षेत्र पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 3.41% है। उसके बाद यदि हम बात करें झाड़ी वन क्षेत्र, यहां कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 1.33% है। 33% है। यदि हम बात करें मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र, यहां पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 0.15% है। और उसके बाद जो है यह बांस धारिता क्षेत्र। अब यह प्रतिशत में नहीं है। क्यों नहीं है? अब इसका कारण है कि जब हम 15वीं भारतीय वन रिपोर्ट का अध्ययन करते हैं तो 15वीं भारतीय वन रिपोर्ट में बांस को वन क्षेत्र से अलग कर दिया गया। यानी कि भारतीय वन क्षेत्र में बांस की गणना वन क्षेत्र के रूप में या वृक्ष के रूप में नहीं होती है, बल्कि इसकी गणना घास के रूप में, प्राकृतिक घास के रूप में होती है और सबसे लंबी प्राकृतिक घास के रूप में जानी जाती है। और इसीलिए ध्यान रखना, जब भी हमें एग्जाम में जो भी आंकड़े पूछे जाएंगे वह भौगोलिक वन क्षेत्र के पूछे जाएंगे, तो हमें वर्ग किलोमीटर भी पूछा जा सकता है, साथ ही साथ प्रतिशत भी पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न की। 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र, यानी कि इसका मतलब है इन दोनों का योग कितना है, यह पूछा गया है। यानी कि 21.7 से प्लस 1.41।
अब जब हम दोनों का योग करेंगे तो यहां 7 1.25.17, तो इसका सही उत्तर क्या है? बी इसका सही उत्तर है कि भारत में वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है? 25.17% है, जबकि हमें इस तरह के आंकड़े देखने को मिलते हैं। अब यहां से एक और प्रश्न ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि भौगोलिक वन क्षेत्र, वृक्ष आवरण क्षेत्र और झाड़ी वन क्षेत्र कितना है, तो झाड़ी वन क्षेत्र को इसमें क्या कर देंगे? शामिल कर देंगे, यानी कि 1.33 को इसमें शामिल करेंगे। 0.5, तो यह ध्यान रखना, इस तरीके से भी हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है और विशेष रूप से एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न, इन दोनों का योग विशेष रूप से पूछा जाता है। तो सबसे पहले जब हम 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट का अध्ययन करें तो सबसे पहले तो हम भौगोलिक वन क्षेत्र को पढ़ें कितना है, वृक्ष आवरण क्षेत्र को पढ़ें, इन दोनों का योग कितना है यह, फिर झाड़ी वन क्षेत्र पढ़ें, इन तीनों का योग कितना है, उसके बाद मैंग्रोव वनस्पति कितना है और बांस धारिता क्षेत्र कितना है। तो इस प्रकार से एक तो हमें एग्जाम में प्रश्न 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट के आधार पर भारत में वन क्षेत्र के आंकड़ों से संबंधित पूछे जाते हैं। तो अब शायद आपको क्लियर हो चुका होगा कि कौन कौन सा आंकड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में जो है वन और वृक्ष आवरण नहीं है, भारत में असत्य कथन है, यानी कि इसमें असत्य कथन कौन सा है, हमें असत्य कथन की बात करनी है क्योंकि यह टाइपिंग मिस्टेक है। 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार असत्य कथन को पहचानना है। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसने पूरी भारतीय वन रिपोर्ट को अच्छे से समझ रखा है वही विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों के आंसर दे पाता है। अब इसमें एक एक पॉइंट समझना। सबसे पहला कि भारत के वन आवरण क्षेत्र में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। अब ध्यान रखना, जब हम भारत में भारतीय वन रिपोर्ट की बात करें तो हम कहते हैं कि भारत में जो है वन क्षेत्र कितना है, तो वन क्षेत्र 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। और जब हम अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें 1289 पॉइंट कितनी वृद्धि हुई है, तो यह भी ध्यान रखना, राउंड फिगर में वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है, यह सबसे पहला पॉइंट। तो इसका मतलब है कि पहला जो है वह क्या है, सत्य है। दूसरा है भारत के बांस धारिता क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब ध्यान रखना, भारत में जो है बांस धारिता क्षेत्र तो बांस धारिता क्षेत्र है वह कितना है, तो वह है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर और इसमें लगभग 5,227 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसका मतलब है दूसरा कथन भी क्या है, सत्य। तीसरा जो है भारत के कुल कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई। अब ध्यान रखना, कार्बन स्टॉक पता होना चाहिए कि 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 की बात करें तो भारत में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो ध्यान रखना
7,285.5 मिलियन टन। कार्बन स्टॉक, वनों में जो कुल कार्बन स्टॉक है वह है 7,205 मिलियन टन है, यह ध्यान रखना। अब इसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। इसके बाद इसका मतलब है तीसरा ऑप्शन भी सही है, तो असत्य कथन कौन सा हो गया, तो डी जो है वह असत्य कथन होगा। निश्चित रूप से इसका सही उत्तर क्या है, वह डी है कि भारत के मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र में 7.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब समझना यहां से, भारत में जो है मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र, मैंग्रोव वनस्पति कितनी है, 4,992 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या हुई है, कमी हुई है। और कितनी कमी हुई है, कि जब हम 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 की बात करें तो जितनी भी है वन क्षेत्र में, वृक्ष आवरण क्षेत्र में, झाड़ी वन में, बांस धारिता में और कार्बन स्टॉक सब में वृद्धि हुई है। केवल मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र में क्या हुई है, कमी दर्ज की गई। और कितनी कमी हुई है, 7.43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की क्या हुई है, कमी हुई है। तो यहां भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें या किसके क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है, तो मैंग्रोव वनस्पति के क्षेत्र में कमी हुई है, बाकी सब में वृद्धि हुई है। और इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है। तो ध्यान रखना, हमें सबसे पहले भौगोलिक वन क्षेत्र, जिसे हम वन आवरण क्षेत्र है, उसमें कितना है, कितने प्रतिशत है, कितनी वृद्धि हुई है, 3 डाटा याद करने, समझना, याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एग्जाम में हमें डाटा दे रखा होगा। उसके बाद वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है, कितने प्रतिशत है, कितनी वृद्धि हुई है। तीसरा, झाड़ी वन कितना है, कितने प्रतिशत है, कितनी वृद्धि हुई है। बांस धारिता क्षेत्र कितना है, कितनी वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक कितना है, कितनी वृद्धि हुई है। और मैंग्रोव वनस्पति कितना है, कितनी कमी हुई है। तो देखते हैं कि सब में सिर्फ मैंग्रोव वनस्पति में कमी हुई है, इसलिए मैंग्रोव वनस्पति को लेके प्रश्न पूछे जाने की संभावना। तो इस प्रकार से हमें एक तो आंकड़ों के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से जो है प्रश्न रिपीट हो गया था, इसको हमने सही किया है। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है। ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी मिजोरम। अब आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। अब जब हम 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट का अध्ययन करते हैं, दो 2023, जिसका प्रकाशन 21 दिसंबर 2024 को हुआ। अब इसमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो 2 तरीके से प्रश्न को या पूछा जाता है। या तो पूछा जाता है
सर्वाधिक वन क्षेत्र के रूप में या फिर सर्वाधिक वन प्रतिशत के रूप में। जब हम सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है और उसके बाद छत्तीसगढ़ में। जबकि सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा वन प्रतिशत कहां पर है? लक्षद्वीप में, उसके बाद मिजोरम में और उसके बाद अंडमान निकोबार में। तो अब हम प्रश्न पर बात करें। प्रश्न क्या कह रहा है कि 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है। अब ध्यान रखना, राज्य पूछा है तो राज्य कौन सा है? मिजोरम है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। यह तीनों सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं, वन प्रतिशत वाले राज्य नहीं है। अब यही प्रश्न हमें दूसरे तरीके से पूछा जाता है, न्यूनतम के रूप में। जब आपसे पूछा जाए न्यूनतम वन क्षेत्र किन राज्यों में है और न्यूनतम वन प्रतिशत किन राज्यों में, तो जब हम न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे कम पंजाब, हरियाणा और तीसरा राज्य इसमें आएगा गोवा। जबकि न्यूनतम वन प्रतिशत की बात करें तो सबसे कम है पंजाब में, उसके बाद हरियाणा में और तीसरा जो है राज्य वह कौन सा है? राजस्थान है। तो ये ध्यान रखना, दूसरा जो प्रश्न आंकड़ों के बाद जो प्रश्न पूछा जाता है वह वन क्षेत्र और वन प्रतिशत के वितरण के रूप में कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं, न्यूनतम वन प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में भारतीय वन रिपोर्ट के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र वाले राज्यों का सही समुच्चय है। ए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। बी, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। डी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट याद रखना। एक तो ध्यान रखना सर्वाधिक वन क्षेत्र और दूसरा है सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र। अब जब हम सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पर है? मध्य प्रदेश में है,
उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है और उसके बाद छत्तीसगढ़ में। जबकि सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? मध्य प्रदेश का, दूसरा अरुणाचल प्रदेश का और तीसरा जो आएगा वह किसका है? महाराष्ट्र का है। अब इसमें सबसे ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि हमें पूछा तो ये जाता है, विद्यार्थी यहां करके आ जाता है, या फिर पूछा तो ये जाता है, विद्यार्थी यहां करके आता है। तो दोनों ही चीजें अलग हैं। इसमें केवल वन क्षेत्र, जिसे किताबों में कई जगह लिखा हुआ है वन आवरण क्षेत्र, केवल वन आवरण क्षेत्र पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन यहां पर वन और वृक्ष दोनों को पूछा गया है, इसीलिए इसका जो है सही उत्तर क्या होगा? सी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। क्लियर हो गया? अब इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है, यहां सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाले, अब ध्यान रखना, सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाले राज्य कौन से हैं? तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यहां जो है सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाले, सर्वाधिक वन आवरण वाले, सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाले, सर्वाधिक वृक्ष और वन आवरण वाले। अब एक और पॉइंट है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा, यहां सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि वाले राज्य हैं। यहां जो तीनों हैं, यहां सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण, वन आवरण क्षेत्र में वृद्धि, क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य हैं। और इसमें चौथा राज्य जो है वह कौन सा है? राजस्थान। अब ध्यान रखना एक और पॉइंट कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि कहां हुई है। यहां ध्यान रखना, यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि, कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि कहां दर्ज की गई, तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है मिजोरम में। कहां दर्ज की गई है? मिजोरम में दर्ज की गई है। उसके बाद गुजरात में, दूसरा कौन सा है? गुजरात। और तीसरा जो है वह कौन सा है? ओडिशा। तो यहां ध्यान रखना, प्रश्न को पढ़कर समझकर उत्तर देना। यदि पूछा जाता है भारत में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले राज्य, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ होगा। सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाले, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य मिजोरम, गुजरात, ओडिशा। और वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। क्योंकि विद्यार्थी केवल एक या दो पॉइंट याद रखना है, लेकिन वर्तमान में बदलते परीक्षा पैटर्न में जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस प्रश्नों का समावेश करके हम जो है यह सीरीज आप लोगों के लिए लेके आए, ताकि आप प्रश्न की प्रकृति के अनुसार सही उत्तर दे पाएं।
ना केवल रटे रटाए आंकड़ों के आधार पर उत्तर देने की कोशिश करें और कहीं गलत ना हो जाए। तो इसीलिए विद्यार्थियों, समझना कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है वन और वृक्ष आवरण, तो हमें वन और वृक्ष आवरण का उत्तर देना है, न कि वन आवरण का उत्तर देना है। क्योंकि विद्यार्थी पढ़ते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते, वह हर आंकड़े को रटने की कोशिश करते हैं। और जब एक साथ 4 कॉन्सेप्ट पूछे जाएं तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे वह सभी प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार मैंग्रोव वनस्पति में कमी वाला राज्य है। ए पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। अब देखिए, सबसे पहले तो मैंग्रोव वनस्पति क्या है। मैंग्रोव वनस्पति यहां कहां पाई जाती है, जहां दलदली क्षेत्र होता है, यानी कि समुद्र के तटीय क्षेत्र में यहां पाई जाती है। और ध्यान रखना, एग्जाम में मैंग्रोव वनस्पति का प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि जो हमारी 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 आई, उसमें केवल मैंग्रोव वनस्पति का जो क्षेत्र है उसमें कमी हुई है, बाकी सभी में वृद्धि हुई है। पहला कारण। दूसरा, यहां कहां पाई जाती है, यहां पाई जाती है तटीय क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसीलिए यदि आपने कुछ समय पहले समाचार में सुना होगा, गृह मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट भी जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि भारत की जो तटीय सीमा है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। जो 7,516.5 किलोमीटर थी, वह 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। इसका मतलब है कि भारत की तटीय सीमा में वृद्धि हुई है, तो मैंग्रोव वनस्पति का जो क्षेत्र है उसमें भी क्या हुई होगी, वृद्धि हुई। लेकिन 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट कहती है कि मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र में क्या हुई है, कमी हुई है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब समझना यहां से 2 तरह के प्रश्न। मैंग्रोव वनस्पति, इन्हें क्या कहते हैं, ज्वारीय वन कहते हैं। पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, इन्हें ही ज्वारीय वन कहते हैं, इन्हें ही कच्छ वन भी कहते हैं, इन्हें ही अनूप वन भी कहते हैं, और इन्हें ही वेलांचली भी कहा जाता है। यह सभी मैंग्रोव वनस्पति के ही अन्य नाम। अब जब हम मैंग्रोव वनस्पति की बात करते हैं तो 2 प्रश्न हमें पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक कि भारत में सबसे ज्यादा यह वनस्पति कहां पाई जाती है। और जब भारत में बात करें तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है कहां पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में। दूसरा नंबर आता है गुजरात का। दूसरा नंबर किसका आता है, गुजरात का। तीसरा जो नंबर आता है वह है अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार का। और चौथा जो आता है वह है आंध्र प्रदेश का। यहां 4 प्रमुख हैं जहां सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। अब देखा जाए तो पूरे भारत की लगभग कितनी
42.45% मैंग्रोव वनस्पति केवल कहां पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद 23.32%। इन दो में सबसे ज्यादा पाई जाती है। शेष जो है अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश है, कुछ भाग महाराष्ट्र का आता है, कुछ भाग लक्षद्वीप का, वहां पर पाई जाती है। अब लेकिन यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि मैंग्रोव वनस्पति में कमी। तो अब ध्यान रखना, यहां से 2 पॉइंट और आपको याद करने हैं कि ज्वारीय वन जो है इसमें सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है और सर्वाधिक कमी कहां हुई है। जो सामान्य विद्यार्थी जब अध्ययन करता है तो वह इस चीज को याद करके जाता है कि मैंग्रोव वनस्पति को यह कहते हैं, भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति यहां है। लेकिन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, सबसे ज्यादा कमी कहां हुई। सबसे ज्यादा वृद्धि की बात करें तो मैंग्रोव वनस्पति में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, वह आंध्र प्रदेश में हुई है। कहां हुई है? सबसे ज्यादा वृद्धि कहां दर्ज की गई है? सबसे ज्यादा है कहां? पश्चिम बंगाल में। जबकि वृद्धि कहां दर्ज की गई है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक। इन 3 राज्यों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की। लेकिन सबसे ज्यादा कमी कहां हुई है? तो सबसे ज्यादा कमी गुजरात में हुई है। गुजरात और उसके बाद अंडमान निकोबार में हुई। अब प्रश्न के अनुसार मैंग्रोव वनस्पति में कमी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या है? गुजरात। सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई, लगभग 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज हुई है। तो इस प्रकार से हमें 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट को लेके क्या आंकड़े पूछे जाएंगे, कौन सा वितरण पूछा जाएगा, और मैंग्रोव वनस्पति को लेके तो विशेष रूप से वर्तमान में चर्चित होने के कारण पूछे जाने की संभावना है। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ए 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर, 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर, 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, या 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। अब ध्यान रखना, जब हम भारत में वनस्पति का वितरण पढ़ते हैं, भारत में वनस्पति का वितरण, तो जो भारत में वनस्पति का वितरण है वह 2 प्रकार से है। एक कहलाता है क्षैतिज वितरण और दूसरा कहलाता है ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज वितरण यह वर्षा पर आधारित है और ऊर्ध्वाधर वितरण यह ऊंचाई पर आधारित है। तो यह जो प्रश्न है शंकुधारी वन, इसका मतलब है कि यह भारत की वनस्पति के ऊर्ध्वाधर वितरण से संबंधित है। और जब हम ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करते हैं तो अब यहां पे समझना, ऊर्ध्वाधर वितरण आपको याद करना है तो आपको यह पिरामिड याद होना चाहिए। यदि यह पिरामिड आपको याद है तो किसी प्रकार का प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है। अब कैसे समझना, सबसे पहले 900 से लगाकर 1800 मीटर की ऊंचाई, 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई, 2700 से
3,000 मीटर, 3,000 से 4,000 मीटर। अब यहां पर सबसे पहले यहां है 900 मीटर। 900 से जब हम 1800 की बात करें तो यहां पर उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। यहां पर कौन सी है? उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनस्पति पाई। इससे नीचे 900 से नीचे कौन सी पाई जाएगी? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। तो यह ध्यान रखना ऊंचाई के आधार, और जैसे ही ऊंचाई के आधार पे जाते हैं तो इसको कहीं जगह लिखा हुआ है तापमान के आधार पर। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऊर्ध्वाधर वितरण जो है वह ऊंचाई या तापमान के आधार पर, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तापमान में क्या होगी? कमी। तो तापमान के आधार पर भी हम लोग कहते हैं या ऊर्ध्वाधर वितरण था। वर्षा के आधार पर क्षैतिज वितरण और तापमान के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर ऊर्ध्वाधर वितरण। अब जब हम 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर तो यहां पर समशीतोष्ण आर्द्र पर्वतीय वर्ण, सॉरी ये पर्णपाती नहीं है, यह पर्वतीय है, तो ऊंचाई पर है। इसके ऊपर यहां जो है सम शीतोष्ण आर्द्र पर्वतीय वनस्पति। सामान्यतः यह दोनों हमें बहुत कम एग्जाम में पूछे, हमें पूछी जाती है 2700 से 3,000, जिन्हें कहा जाता है शंकुधारी वन या शंकुधारी वनस्पति। यानी कि इसका सही उत्तर क्या है? सी। 2700 से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वन मिलते हैं? शंकुधारी वन मिलते हैं। और 3,000 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर यहां पर आपको टुंड्रा वन या टुंड्रा वनस्पति मिलती है। और 4,000 से ऊपर जो है यहां जो क्षेत्र होता है यहां वनस्पति रहित क्षेत्र होता है। वनस्पति रहित क्षेत्र होता है जो 4,000 मीटर की ऊंचाई से अधिक है। तो इस प्रकार से हमें भारत में वनों के ऊर्ध्वाधर वितरण जो कि तापमान और ऊंचाई पर आधारित है, उसको आधार बना के विशेष रूप से पूछा जाता है कि शंकुधारी जो वन है वह किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, या जिन्हें हम देवदार वृक्ष कहते हैं। देवदार वृक्ष वह किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, या फिर टुंड्रा वनस्पति कहां पाई जाती है? 3,000 से 4,000 इस ऊंचाई पर कौन सी वनस्पति मिलेगी? टुंड्रा वन यहां पर पाए जाते थे। इस प्रकार से हमें भारतीय वन रिपोर्ट के बाद में वनों के वितरण के आधार पर विशेष रूप से ऊर्ध्वाधर वितरण में शंकुधारी वन और टुंड्रा वन विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। ए, वेलांचली वनस्पति को, बी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति को, सी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति को, डी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाहरित वनस्पति को। अब ध्यान रखना, सबसे पहले तो पृथ्वी का फेफड़ा, जिन्हें हम लंग्स कहते हैं। अब मानव में लंग्स का क्या काम है? इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, यानी कि फेफड़े का क्या कार्य है? तो मानव के संदर्भ में O2 लेना
और CO2। यह तो मानव के लिए कि मनुष्य जो है जीने के लिए ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन जब हम पेड़ पौधों की बात करें, वनस्पति जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया करती है, तो यह जो है प्रकाश वनस्पति ऑक्सीजन तो क्या करती है, CO2 तो क्या करते हैं, लेती है, और ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वातावरण को शुद्ध करती। जिस तरह से शरीर में फेफड़े ब्लड को शुद्ध करते हैं कि वह ऑक्सीजन लेते हैं या ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजते हैं, तो जिस तरह से शरीर को शुद्ध रखने में फेफड़ों का कार्य है, उसी प्रकार पृथ्वी के वातावरण को शुद्ध रखने में कौन सी वनस्पति फेफड़ों के रूप में कार्य करती है। तो ध्यान रखना, जो वर्ष भर हरी भरी रहेगी, और जो वर्ष भर हरी भरी रहती है उसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाहरित वनस्पति, या जिन्हें हम सदाबहार वन कहते हैं, जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि यह जो वनस्पति है यह कहां पाई जाती है। तो जहां पर 250 सेमी से अधिक, जहां पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, यानी कि जहां पर उच्च वर्षा और उच्च तापमान, जहां उच्च वर्षा भी होगी और उच्च तापमान भी होगा, वहां पर यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो वातावरण क्या रहेगा, शुद्ध रहेगा। तो उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वनस्पति पाई जाती है। अब बात आता है कि भारत में यह वनस्पति कहां पाई जाती है। तो यह भारत में जो है 3 जगह पाई जाती है। एक तो उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय में यह पाई जाती है। एक पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है वहां पर पाई जाती है, और एक पाई जाती है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार, यह 3 जगह जो है यह वनस्पति पाई जाती है। और भारत की प्राकृतिक वनस्पति में जब प्रश्न हमें वर्षा के वितरण के आधार पर क्षैतिज वितरण से पूछे आते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रश्न उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति के संदर्भ में पूछे जाते हैं, या तो पूछा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं। अब जो ये भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति पाई जाती है, इन्हें हम भारत में क्या कहते हैं, यह ध्यान रखना। भारत में तो हम इन्हें क्या कहते हैं, सोलास वन भी कहते हैं। लेकिन यह जब दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं तो वहां पर इन्हें अमेजन वर्षा वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमेजन वर्षा वन कहा जाता है। और यही जब अफ्रीका में पाए जाते हैं तो इन्हें भूमध्य रेखीय वन कहते हैं। भूमध्य रेखीय वन अफ्रीका महाद्वीप में कहा जाता, तो अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग कहते हैं, लेकिन इन्हें पृथ्वी के फेफड़े की संज्ञा दी गई। और इसीलिए यह वातावरण को शुद्ध करने में उपयोगी होते हैं,
इसीलिए एग्जाम में भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसी तरह से जो वेलांचली वनस्पति जिन्हें हम मैंग्रोव वन कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं अपन? मैंग्रोव। मैंग्रोव वनस्पति को पृथ्वी की किडनी या गुर्दा, पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है, किडनी कहा जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी की किडनी या पृथ्वी का गुर्दा किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव वनस्पति, जिन्हें हम ज्वारीय वन, अनूप वन, कच्छ वन कहते हैं, उन्हें हम जो है पृथ्वी की किडनी यानी कि गुर्दे की संज्ञा देते हैं, क्योंकि यह एक तरह से अशुद्धियों का फिल्ट्रेशन करती है। कि हमारे शरीर में जिस तरह से किडनी फिल्ट्रेशन का कार्य करती है, उसी प्रकार पृथ्वी पर फिल्ट्रेशन का कार्य कौन करती है? मैंग्रोव वनस्पति करती है। और इसीलिए हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनूप वन विस्तार वाला क्षेत्र है? ए, कच्छ का रण, बी, कोंकण तट, सी, सुंदरवन डेल्टा, डी, मालाबार तट। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो वनस्पति पाई कहां जाती है। तो जो यह भारत का तटीय प्रदेश है, यह जो भारत का तटीय प्रदेश है, उसमें सबसे ज्यादा यह कहां पाई जाती है? भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति कहां मिलेगी? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सुंदरवन डेल्टा। यह सर्वाधिक जो है मैंग्रोव वनस्पति के लिए जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति जो क्षेत्र है वह कहां पर है? इसका सही उत्तर है सी, सुंदरवन डेल्टा। अब ध्यान रखना, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमें यहीं से पूछा जाता है कि जब हम भारत की तटीय सीमा की बात करते हैं, तो जो यहां पश्चिम बंगाल की जो तटीय सीमा है, इसमें लगभग 300% की क्या दर्ज की गई है? वृद्धि दर्ज की गई है। पहले यहां पश्चिम बंगाल की तटीय सीमा लगभग 157 किलोमीटर हुआ करती थी, अब यह कितनी हो गई है? 721 किलोमीटर हो गई है। कि भारत की तटीय सीमा में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि, यह ध्यान रखना, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है? पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई है। तो यह ध्यान रखना, यह करंट के आधार पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति कहां पर है, किस क्षेत्र में है, और भारत में सबसे ज्यादा तटीय सीमा में वृद्धि, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है? पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई है, यह ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा जो राज्य है वह है गुजरात। दूसरा कौन सा है? गुजरात। गुजरात में जो कच्छ का रण है, गुजरात में जो कच्छ का रण है, वहां पर भी तो पहला नंबर तो आएगा सुंदरवन डेल्टा, दूसरा नंबर किसका आता है? कच्छ का रण। लेकिन जब हम 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट की बात करते हैं, तो 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट में गुजरात में मैंग्रोव वनस्पति के क्षेत्र में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। किसमें? मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र में। यह ध्यान रखना, मैंग्रोव वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा कमी कहां दर्ज की गई है? गुजरात में दर्ज की गई है। साथ ही साथ जब हम भारत की तटीय सीमा की बात करें, भारत की तटीय सीमा, तो भारत की तटीय सीमा
जो पहले लगभग 1200 के आसपास थी, वह अब कितनी हो गई है? लगभग 2300। हो सकता है आंकड़े लिखने में गलती हो सकती है, लेकिन मैं राउंड फिगर में कर देता हूं कि यहां लगभग पहले कितनी थी? 1200 किलोमीटर के आसपास थी, और वर्तमान में यहां लगभग कितनी हो गई है? लगभग 2300 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। तो इसका मतलब है यहां से प्रश्न बनेगा कि भारत में सर्वाधिक तट रेखा की लंबाई में वृद्धि, सर्वाधिक तट रेखा की लंबाई में वृद्धि गुजरात में हुई है, जबकि सबसे ज्यादा तट रेखा की प्रतिशत वृद्धि कहां हुई है? पश्चिम बंगाल में हुई है। और इसीलिए यह दोनों ही चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वन रिपोर्ट से भी प्रश्न बन सकता है, तटीय रेखा को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है कोंकण तट, जो महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। और कोंकण तट यहां सर्वाधिक तेल उत्पादक, भारत में सबसे ज्यादा तेल उत्पादक क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं बॉम्बे हाई, वह इसी कोंकण तट का भाग है। और मालाबार तट, यह केरल का जो तटीय प्रदेश है उसे मालाबार तट कहते हैं, जहां सबसे ज्यादा नारियल और काजू होते हैं, और यहां पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और ऊर्जा संसाधन में बात करते हैं तो थोरियम के सबसे ज्यादा भंडार, आणविक खनिज थोरियम के सबसे ज्यादा भंडार कहां है? मालाबार तट, केरल में। तो इस प्रकार से जो भी वर्तमान में चर्चित है उसको आधार बना के जीके में प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसीलिए हम उन्हीं प्रश्नों पर बात करेंगे जो हमें एग्जाम में जिस प्रकार से, जिस टॉपिक से जोड़कर पूछे जाने की संभावना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति का घर कहा जाता है? ए, उत्तर पूर्वी हिमालय, बी, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग ढाल, सी, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अब सबसे पहले तो जो यहां उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति यह कहां पाई जाती है? यह जहां पर उच्च वर्षा और उच्च तापमान, यानी कि 250 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह पाई जाती है। अब जब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं तो भारत में यह वनस्पति 3 जगह पाई जाती है। कहां कहां पाई जाती है? उत्तर पूर्वी हिमालय में पाई जाती है, पहला पॉइंट। दूसरी, यहां जो है पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है, वहां पर पाई जाती है। और तीसरा, यहां
अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करें कि इन तीनों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति का घर किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है वह है डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति का घर कहते हैं। जबकि यह जो दोनों हैं, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, यह जैव विविधता के क्षेत्र हैं। बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र हैं, इसीलिए इन्हें हॉट स्पॉट तप्त प्रदेश में शामिल किया जाता है। क्लियर? और इन वनों में जो वनस्पति पाई जाती है, मुख्य रूप से जो वनस्पति हमें मिलेगी वह वनस्पति में एक तो रबर मिलेगा, सिनकोना मिलेगा, बांस मिलेगा, रोजवुड है, आयरन वुड है। यह जो है वनस्पति विशेष रूप से इसमें मिलती है। इसके अलावा बेंत है, ताड़ है, यह सभी वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत पाए जाते हैं। और जो हमें एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, एक विशेष रूप से इसमें महोगनी भी पूछा जाता है कि जो महोगनी जो वृक्ष है वह किस प्रकार की वनस्पति है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति के रूप में। तो इस प्रकार से हमें पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर किसे कहते हैं, पृथ्वी का गुर्दा किसे कहा जाता है, जो वनस्पति को संज्ञा दी गई है या उससे संबंधित जो क्षेत्र विशेष रूप से इनको एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं? ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। देखिए सागवान, केरल की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगा वह मिलेगा रबड़ है, नारियल है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा मिलेगा चंदन है, सहतूत है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलेगा आपको सागवान, और राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलेगी आपको मरुस्थलीय वनस्पति। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी। और यह क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि भारत में बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, साथ ही सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाला क्षेत्र भी कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में प्रश्न जो भारत की वनस्पति को लेके पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में हमने चर्चा की, और यहीं से हमें एग्जाम में प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाएंगे, या तो 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 को लेके, या फिर भारत में वनों का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में हमने चर्चा की। क्लियर? तो साथियों, जब आप इस क्लास को देखें तो अपने साथ अपनी पेन, डायरी और जो भी आपके पास मटेरियल है पढ़ने का, जो भी कंटेंट है आपके पास, चाहे वह पुस्तक के रूप में हो, नोट्स के रूप में हो, या फिर किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के नोट्स के रूप में हो, आप अपने साथ लेकर पढ़िए
और साथ ही साथ इन प्रश्नों के आधार पर शॉर्ट नोट्स पॉइंट टू पॉइंट नोट करने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि अब वह समय है, अब आपको कोशिश से याराना करना है, कोशिश से ही सफलता प्राप्त होगी। और जिस तरह से हम प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं, यहां बदलते परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न जो सामान्य विद्यार्थी समझ नहीं सकता, और जिस विद्यार्थी ने जीके को टारगेट बनाया है वह निश्चित रूप से सफल होगा। क्योंकि पिछले एग्जाम्स में यही देखा गया है कि विद्यार्थियों ने विषय को तो बहुत मजबूत किया लेकिन जीके में मात खा गए। तो हमें जीके में मात नहीं खाना है, जीके को बहुत अच्छा करना है और इतना अच्छा करना है कि हम जिस मंजिल को लेके चले हैं, जिस मंजिल की हम तैयारी कर रहे हैं, उस मंजिल में सफल हो जाएं। तो ये था आज का हमारा सेशन। साथियों, इसके साथ ही एलएम ज्योग्राफी जो आगामी सेकेंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की या थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों के लिए कुछ दिन पहले रक्षाबंधन ऑफर लाया गया था, फिर स्वतंत्रता दिवस ऑफर लाया गया था। लेकिन कई विद्यार्थियों ने मैसेज किए, कॉल किए कि सर हमारे पटवारी के एग्जाम है, एक बार पटवारी के एग्जाम हो जाए तो उसके बाद हम आपके कोर्स को लेंगे या फिर आप ऑफर देंगे या नहीं देंगे, इसके संबंध में पूछा था। तो साथियों, मैं आप तक सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है, विशेष रूप से फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकेंड ग्रेड के लिए और थर्ड ग्रेड के लिए, उन सभी पर रक्षाबंधन जो ऑफर है इसको हमने 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है। 31 अगस्त 2025 तक यदि आप एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन से जो भी अवेलेबल कोर्स हैं यदि लेते हैं तो उन पर आपको जो एप्लीकेशन में ऑफर दे रखा है वह ऑफर प्राप्त होगा। 31 अगस्त के बाद हमारा कोई भी ऑफर नहीं आएगा और ना ही हम ऑफर देंगे। जिन विद्यार्थियों को एलएम ज्योग्राफी से चाहे ज्योग्राफी पढ़नी है, चाहे फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट को पढ़ना है, चाहे सेकेंड ग्रेड के जीके को पढ़ना है, चाहे एसएसटी को पढ़ना है या फिर थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है, और थर्ड ग्रेड में इस बार राजस्थान जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, सामान्य ज्ञान, भाषा, साहित्य और शैक्षिक परिदृश्य आरटी, सभी जो फर्स्ट लेवल में 180 नंबर का, सेकेंड लेवल में जो 130 नंबर का पोर्शन है वह मैं स्वयं पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ा रहा हूं ताकि परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं हो। और इसीलिए हमने इस ऑफर को एक्सटेंड किया है और हमारे जितने भी ऑफर हैं वह आपको ऐप में मिल जाएंगे। आप एप्लीकेशन में जाएं, एप्लीकेशन में स्टोर पर क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे कोर्स अवेलेबल है वह कोर्स और उसमें ऑफर जो है वह दिखेगा। आप विद्यार्थी यदि तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।